नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबको सर बहुत स्वागत है आपका और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और आज देखें बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे और 26 जनवरी के बहाने जो राजनीति हो रही है उसकी बात भी हम करेंगे। मुद्दा एक ही है, चुनाव। और मुद्दा जो चुनाव है तो उसमें लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो है कैसे दूसरे का वोट कम करना, दूसरे का वोट अपना वोट बनाना। ये कैसे हो रहा है 26 जनवरी के बहाने, मैंने आपसे कहा, वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं 26 जनवरी के पद्म पुरस्कारों से। अब पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, अच्छी बात है। मनोरंजन, खेल, राजनीति, व्यापार जगत से कई सारी हस्तियों को जो है इस बार भी पद्म पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। तो पहले इसकी जो सूची है वो हम आपको बता देते हैं। प्रमुख हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी थी, जिसमें पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। अब देखिए राजनीति कहां आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये राष्ट्रपति ने दिए हैं, बहुत सम्मानित व्यक्तियों को दिए हैं, लेकिन इनके बहाने कैसे राजनीति खेली जाती है। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों पर कैसे फोकस रहा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो कुल 131 पद्म पुरस्कारों में से तमिलनाडु में 13, पश्चिम बंगाल में 11 और केरल में 8 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तीनों राज्यों में अप्रैल और मई में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार पद्म सम्मान पाने वालों में कई ऐसी हस्तियां रही हैं जो आप इस वक्त जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, जो खेमा है, उसके बिल्कुल विचारधारा के विपरीत है। जैसे केरल में लेफ्ट के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीएस अच्युतानंदन, उनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का नाम इसमें शामिल है। अब सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि वो सभी विचारधाराओं का सम्मान करती है और विपक्ष को ये कहकर कमजोर भी करना चाहती है कि हम तो सबको अपना मानते हैं। अब आप याद कीजिए जो भारत रत्न दिए गए थे खास तौर पर 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम भी शामिल था, इसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश से शामिल था। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से आरएलडी, उनके पोते जो हैं, उनकी वो पार्टी को लेकर के इधर एनडीए में आ गए थे, जयंत चौधरी। बिहार में भी चुनाव, बिहार में आपने देखा कैसे कर्पूरी ठाकुर जी को पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न दिया गया था। अब ये सिलसिला चलेगा तो केरल में वीएस अच्युतानंदन, झारखंड में शिबू सोरेन, ये दो नाम आप याद रखिए। लेकिन इसके अलावा मांगों में कमी नहीं है। वैसे तो अभी बीजेपी और आरएसएस विचारधारा के जो महापुरुष हैं उनको, उनमें से कई को भारत रत्न नहीं मिला, ये शिकायत की जाती है। लेकिन मायावती जी ने एक नई मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि देश में बहुजन समाज के करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिलाने के संघर्ष हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को देश भर में उनके करोड़ों अनुयायियों की चाहत के अनुसार बिना देर किए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, यही उचित होगा। तो ये मांग उठ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिल सकता है, इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न मिल सकता है, नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया था। नरसिम्हा राव जी को दिया गया तो ये बताया गया कि इनको, उनका योगदान तो कांग्रेस पार्टी भूल गई थी, उनको मिल सकता है। तो मायावती जी कह रही कांचीराम को भी जी को भी दीजिए। दलितों के इतने बड़े वो नेता रहे, इतने बड़े प्रेरणा स्रोत है कांचीराम जी। तो ये एक बात है, इसकी हम लोग बात करेंगे। अखिलेश यादव जी का जो पोस्ट है 26 जनवरी पर, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तेज पॉलिटिक्स जो है वो यूपी में ही चल रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि एक अनूठा गणतंत्र दिवस है, तारीख भी 26, साल भी 26। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस विशेष गणतंत्र दिवस पर देश के गणतंत्र के आधार जनतंत्र और उसके आधार संविधान की रक्षा का विशिष्ट संकल्प उठाइए। मतलब गणतंत्र दिवस पर केवल छुट्टी ना मनाइए, संविधान को बचाने की शपथ भी उठाइए, ये बात भी उन्होंने कही है। तो पहले जरा आइए पुरस्कारों के बहाने होने वाली राजनीति की बात हम कर लेते हैं। कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, मायावती जी ने यह मांग उठा दी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, क्या आपको लगता है ये मुमकिन भी है? देखिए, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि भारत सरकार की इस पर क्या सोच है। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को दिया जा सकता है तो फिर काशीराम के लिए क्यों नहीं दिया जा सकता? यदि प्रणब मुखर्जी को दिया जा सकता है, जिनका कंट्रोवर्शियल इतिहास भी रहा, तो फिर काशीराम को क्यों नहीं दिया जा सकता? अब तो ये इसी प्रकार की खेमेबंदी होगी जिसके आधार पर मांगा जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी जरा देख लीजिए
क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से क्या जनजातियों का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ सिमट करके चला आया? इसका उत्तर ना है। यदि चौधरी चरण सिंह, मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह को जिस समय भारत रत्न दिया गया था, टेलीविजन के स्टूडियो में एक जाट नेता ने कहा कि पूरा का पूरा जाट बेल्ट राजस्थान से लेकर के पंजाब और ये हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा जाट अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोटपोट हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? इसका मतलब ना। आरएलडी तो आ गई थी ना? नहीं, आरएलडी आ गई, लेकिन जाटों ने क्या राजस्थान में वोट दिया? जाटों ने क्या पंजाब के अंदर वोट दिया? जाटों ने क्या पश्चिमी ये हरियाणा के अंदर वोट दिया? क्या जाटों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वोट दिया? उत्तर है ना। तो इसलिए इसका एक बहुत साफ कारण है, साफ बात है कि सांकेतिक चीजों से राजनीति में उसके आधार पर वोट मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। हां, चूंकि वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो पहले होता क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारें जो है दिल्ली के अंदर लॉबी करने वाले लोगों के लिए चल जाती थी। अब इसको बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि दूसरे लोगों को पहले इस प्रकार के पुरस्कार नहीं दिए जाते थे जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन क्या प्रयास? और दूसरी बात, एक लाइन और जोड़ दो, जो किसान क्षेत्र में, ये खेती क्षेत्र में काम कर रहा हो, आर्ट में काम कर रहा हो, शिल्प में, जो सुदूर देहात में चरखा चला रहा हो, उसकी कोई सुध नहीं लेता था। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की ये सरकार उनकी सुध लेती है। इस प्रकार का मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन क्या इनके माध्यम से कुछ राजनीति साधने की कोशिश नहीं होती? पुरस्कारों के माध्यम बिल्कुल होती है। और अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से लगातार तो हो रही है। 2017 में शरद पवार को किस आधार पर पद्म विभूषण दे दिया गया था? तो लगातार आप प्रणब मुखर्जी को 2019 के लोकसभा के पहले क्यों राष्ट्रपति भारत रत्न दे दिया गया था? किस आधार पर तरुण गोगोई के पिता तरुण गोगोई को आपने पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया गया था? तो यह होता है, मुझे लगता है कि चुनाव को देख के किया गया। लेकिन आप देखिए, राजनीति अपनी जगह, आप लगता है कि राजनीति में आपको देना है। अब अच्युतानंद को आपने क्यों पद्म विभूषण दे दिया भाई? वो इतने घोर कम्युनिस्ट है, इतना उन्होंने संघ और बीजेपी के खिलाफ लगातार बोला है, संघ को उन्होंने देशद्रोही संस्था बोला है। और ये अच्युतानंद के शब्द है कि जो व्यक्ति संघ में जाता है वो बर्बाद हो जाता है, देशद्रोही की फसल उत्पन्न करने वाली संस्था चुनाव के लिए दिया ना, मतलब उनको ऑर्गेनाइजर में उन्होंने लेख भी लिखा है। मजेदार बात है, अच्युतानंद ने प्रो हिंदू भी बात कही है। अभी दिया गया पुरस्कार। एक लेख लिखने को उनके सारे जीवन की राजनीति से आप तुलना नहीं कर सकते। एक लेख लिखने से आप उनको क्या पद्म विभूषण दे दोगे? सारा जीवन वो कम्युनिस्टों की राजनीति करते रहे, सारा जीवन वो केरल में हिंसक राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय आरएसएस के खिलाफ वो लगातार जहर उगलते रहे, और उसको आप, मुझे लगता है, पद्म विभूषण दे रहे हो। शिबू सोरेन जो भगोड़ा बनाया, जो कोयला घोटाले में आरोपी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने संसद 7 दिन चलने नहीं दी थी जब तक शिबू सोरेन का इस्तीफा नहीं होगा। संसद में होकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शिबू सोरेन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज उसको आप सम्मानित कर रहे हो। मुलायम सिंह यादव जो कार से होकर गोली चलाते हैं, जो मुल्ला मुलायम के नाम से जाने जाते हैं, उनको आप सर, इतने सारे नाम आपने ले दिए, इनका देश के लिए क्या योगदान है ये तो जनता तय करे। ठीक है, मैं कह रहा हूं परिवार के लिए योगदान है। स्वतंत्र वीर सावरकर का क्या योगदान कम था, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी? महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 बार अपना प्रस्ताव 5 केंद्र सरकार को भेजा। क्यों सावरकर को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया? राष्ट्रीय सेवक संघ को 100 साल हो गए इस साल। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया? ठीक है, क्या प्रणब मुखर्जी से कोई भूमिका कम थी सावरकर की? क्या नरसिंह राव से कम भूमिका थी? भाई आप ये सारे नाम देख ले, मैं कह रहा हूं, मैं तो सबको महापुरुष कह रहा हूं, लेकिन किसका कितना क्या योगदान है समाज के लिए, देश के लिए, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मायावती जी ने भी अगर मांग उठा दी है तो फिर इसमें भी गलत क्या है? तो मिलेगा ना, 2027 में चुनाव है, 2026 में मिल जाएगा, फरवरी में। अच्छा, चलिए, 27 कह रहा अगले साल मिल जाएगा, विधानसभा चुनाव से पहले मिल जाएगा। मैं अगली खबर कह रहा था, पहले कर दिए जरा, क्योंकि हम लोग यूपी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और ये बात चली, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, जब भारत रत्न अवार्ड दिया गया तो उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले का वक्त था। उसके बाद आरएलडी जो है जयंत चौधरी लेकर इधर एनडीए में आ गए थे, वो केंद्र में मंत्री भी है, और वो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में आप याद कीजिएगा वो अखिलेश यादव के साथ थे, वो महागठबंधन का हिस्सा थे। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? उनका फोकस उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रहा है, और मायावती जी वाला एंगल भी मैं इसमें डाल रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट का मतलब है खास तौर पर जाट, दलित, ये 2 समीकरण, और मुसलमान, ये 3 सबसे बड़ा वोट वर्ग जो आप वहां कह सकते हैं।
और अब वहां जो हो रहा है वो ये कि लखनऊ में कल जो सांसद हैं कैराना की इकरा हसन, उनकी मौजूदगी में और अखिलेश जी की मौजूदगी में आरएलडी के बहुत सारे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया है। तो मतलब अब अखिलेश यादव अपने पूर्व सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी उनके लिए बहुत एक बड़ा ट्रिकी से बेल्ट भी बन जाती है। जाट वोट अगर मुसलमान वोट के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसमें दलित भी आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो। यहां प्रॉब्लम उनकी है कि यहाँ यादव वोट जो है बहुत ज्यादा इस वेस्टर्न यूपी की इस बेल्ट में खास तौर पर नहीं है, तो अब वो आरएलडी का वोट जो है जाट नेताओं को बहुत से उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। मैं आपको लेकिन बयान सुनाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, वो भी सुन लें आप। और मुझे लगता है इसका भी एक उत्तर जो है आ ही जाए अखिलेश जी की तरफ से, क्योंकि कई बार इस बात को योगी जी कह चुके हैं कि जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठता हो वो लोगों के कल्याण के बारे में क्या सोच सकता है, गरीबों के प्रति उसकी क्या सोच हो सकती है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई बार कही है, एक बार फिर कही। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। ये कार्यक्रम जो एक्चुअली था, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्रों के अकाउंट में उन्होंने छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप की रकम सीधे ट्रांसफर की है। तो वो कह रहे थे पहले तो ये सब भ्रष्टाचार में खाई जाती थी सारी की सारी रकम, हम सीधा जो है बच्चों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। फिर वो आए अखिलेश यादव पर, उनकी सरकारों में क्या होता था, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो क्या होता था। उन्होंने तो दावा किया कभी सूर्योदय देखा ही नहीं होगा अखिलेश यादव जी ने। सर चुनावी साल है, अब तो देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जैसे बिहार में जंगल राज। भले ही आप 15 साल शासन में रहे हो, लेकिन आपके लिए वो तुरुप का पत्ता है जंगल राज। मध्य प्रदेश में आप 20 साल से शासन में हो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप कहोगे दिग्विजय राज को याद करिए। अब अजीत जोगी जी का निधन हो गया, और नहीं छत्तीसगढ़ में भी यही चलता था कि अजीत जोगी जी का याद करिए। तो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो 12 से 17 का याद कराया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया है कि जो राजनेता यदि सीएम बनेगा और 12 बजे सो के उठेगा तो जन कल्याण कैसे करेगा। देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया यदि सोता रहेगा तो उस राज्य की दशा क्या। सत्य मान रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है योगी जी की तरफ से, अखिलेश जी के खिलाफ एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है, एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है आम मतदाता के मन में कि यदि आप फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो मैं तो योगी हूं, मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता हूं, गाय की सेवा करता हूं, फिर दिन भर काम में लगा रहता हूं, मेरे तो कोई परिवार ही नहीं है। तो यानी मेरा पूरा जीवन आपके लिए और उनका जीवन अपने लिए। तो अपने लिए और आपके लिए का एक अंतर तैयार किया जा रहा है चुनाव से पहले। अच्छा, मायावती जी कांचीराम जी के लिए भारत रत्न मांग रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के नेताओं को शामिल कर रहे हैं अखिलेश यादव अपनी पार्टी में। ठीक, देखिए इसी पे एक कमेंट आ जाए। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो तासीर है वो 12 से 17 का जो आप कालखंड देखेंगे उसमें जाट और मुसलमान के बीच में जो विवाद हुआ और जो दंगा हुआ, उसके चलते जाट मुसलमान के साथ जाने को हरगिज राजी नहीं है, और ये प्रयोग पिछली बार फेल हो चुका है। आप देखिए जयंत चौधरी थे समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन क्या नतीजा रहा। जयंत चौधरी खुशी खुशी भाजपा के साथ नहीं आए हैं। जयंत चौधरी ये सोच के आए हैं कि यदि हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो जाट हमारा साथ छोड़ देगा। अब जो बार बार ये बात कही जाती है कि पूरे देश के जाट क्यों नहीं देते, देखिए हर पॉकेट का अपना तासीर होता है, इसलिए पॉकेट के हिसाब से काम होता है। नहीं, आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कभी जाट मुसलमान एक साथ नहीं आए? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुसलमान एक साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। वो परहेज अभी भी लागू है। तो जयंत चौधरी को यहाँ आने का फायदा दिखा कि मंत्रिमंडल भी मिल गया, अपनी बिरादरी भी मिल गई और अपना राजनीतिक कैरियर भी मिल गया। और वो जो अखिलेश जी एक प्रयोग कर रहे हैं कि जाट और मुसलमान को एक साथ लाने का, मुझे लगता है वो सफल होता मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है। अच्छा, इस वैसे इस बेल्ट में एक प्लेयर और है, उसकी बात भी कर लेनी चाहिए हमें राहुल जी, क्योंकि कल ही वो सभा भी हुई है
चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई है, उन्होंने आगरा में एक बहुत बड़ी कल रैली की है। और खैर दावे तो हर नेता करता है, लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दलित वोट का एक प्लेयर बनना चाहते हैं और सब जीत करके आए। इंडिपेंडेंट जीते थे, पार्टी बनाई थी उन्होंने तब 2024 का चुनाव नगीना से जीते थे। नगीना से देखिए, जीत दो करके आए नेता- थे। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई आधार नहीं है। दो दलित नेता तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हैं, एक उदित राज जी और दूसरे चंद्रशेखर जी। ये दोनों दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के पैदा किए हुए हैं, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इनसे हाथ खींच लेगी उस दिन इनका राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा तो मायावती जी के लिए ही है ना। लेकिन बिल्कुल है, और ये भी बात है कि जिस तरह से मायावती जो है रिलक्टेंट दिखती हैं वेरियस इलेक्शंस में आगे आने में, उसका भी कारण है कि वो वैक्यूम है जिसे जो रावण है वो भर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दलित राजनीति के वो पुरोहा बन जाएं या वो नेता बन जाएं, ये कोशिश है ही। और उधर मायावती अगर बात करें कांशीराम के लिए जो है वो भारत रत्न की, तो वो भी उनकी कोशिश है कि किस तरह से वो अपना वोट बैंक जो है वो बचाए रखें, क्योंकि कांशीराम आप कोई माने या ना माने, उन्होंने दलितों को इस देश में एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब में भी। अगर आपको याद हो पंजाब में जिस तरह से उन्होंने दलितों को एक किया था, उनके समय में बहुत ज़्यादा दलित जो पावर है वो दिखाई दी थी पंजाब में। तो ऐसे में उनका कंट्रीब्यूशन दलित राजनीति में कोई भी मना नहीं कर सकता, और अगर उनकी मांग है तो वो इसी राजनीतिक भी है, और वैसे भी मांग जो है वो सही है। दूसरी तरफ ये जो राजनीति की बात हो रही थी कि पद्म भूषण या बाकी अवार्ड्स में राजनीति, तो राजनीतिक दल हैं, क्यों नहीं करेंगे राजनीति, और वो अपने हिसाब से ही राजनीति करेंगे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से राजनीति की थी, अब बीजेपी है वो भी अपने हिसाब से राजनीति। आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। ये इतने बड़े देश के सबसे बड़े सम्मान किसी आधार पर दिए जाने चाहिए, उसके पीछे उनका कोई योगदान होना चाहिए जिनको ये मिले। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों का योगदान मैं ये अगर नहीं कह रहा किसी- हूं, मैं ये नहीं किसी- कह रहा हूं, लेकिन अगर आप सौरभ जी ऐसा देखिए, नहीं एक- है, एक- ठीक बोल रहे हैं। अगर विचारधाराएं अलग हों तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुश्मनी हो जाए। विचारधाराएं अलग होने का मतलब दुश्मनी नहीं है। अगर अलग अलग विचारधारा इस देश में, अलग अलग विचारधाराओं ने इस देश को बनाया है, और ऐसे में अगर किसी को सम्मान किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, तो वो गलत नहीं। सौरभ, आप देखिए पत्रकारिता को ले लीजिए, तो आप लोगों का पेशा है, हमारा पेशा नहीं है। बरखा दत्त को मिला या नहीं मिला? राजदीप सरदेसाई को मिला या नहीं मिला? तो यही प्रश्न तो पहले खड़ा किया जाता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे पुरस्कार नहीं बांटे जाएंगे। देख ले, ऐसा नहीं है। देखिए, वो लोग भी एक अच्छे पत्रकार थे, जिनको बारे में मान्यता ये है कि भाई बड़े अच्छे पत्रकार थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलते थे। अब दूसरा खेमा भी है जिसमें भी, उसमें भी अच्छे पत्रकार थे, लेकिन वो राष्ट्रवादी जिसे कहते हैं, या दक्षिण पंथ धुरी से वो बंधे हुए थे या जुड़े हुए थे, या उनके प्रति हमदर्दी थी या उसके पक्षकार थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आएगी तो उनको किनारे हाशिए पर लगा दे, जरूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जब बाकियों की सत्ता थी तो उनको हाशिए पर रखा गया था। अब कम से कम हाशिए पर तो नहीं रखा जाता है। मैं बार बार गोदी मीडिया का सवाल आता है तो मैं यही बात कहता हूं कि पहले गोदी मीडिया में एक भारतीय जनता का पत्रकार प्रवक्ता होता था और बाकी 4 गिरोह अलग अलग नाम से होते थे। अब तो कम से कम पैनल पर आप गोदी मीडिया की गाली भी खाते हैं, लेकिन दोनों पैनल आप बराबर करके चलते हैं, 2 पक्ष के और 2 विपक्ष के रखते हैं, तब भी आप गालियां खाते हैं। तो आगे से आगे अब जब केरल में चुनाव लड़ेंगे तो फिर लेफ्ट के लिए सोच समझ के बोले ना भाजपा, भारतीय जनता नहीं, पार्टी भी। मैं तो जब मुलायम सिंह को मिला था तो मैं इसका घोर विरोधी किया। वो उस हत्यारे को, कार सेवक के हत्यारे को दिया गया था, देखिए, तो मैं तो उस समय भी बोलता था। अखिलेश जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं तो वो जाट और मुसलमान को एक करना चाह रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर जो है उनकी नजर अपने दलित वोट को एकजुट करने पर है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रयास चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उनकी नजर यादव वोट पर है। उन्होंने कहा यादव वोट से बड़ा सनातनी समाज और कौन सा है, यादव समाज हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहा है। तो अब यादवों को यह तय करना है कि मथुरा में भगवान कृष्ण कब बंसी बजाएंगे, मतलब कब मथुरा में जो है विवाद खत्म होगा और वहां पर एक भव्य कृष्ण जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर बनेगा। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने फिर उसमें राम मंदिर का उदाहरण भी दिया है। देखिए कि राम मंदिर में तो बाल स्वरूप में भगवान रामलला जो है विराजमान हो गए। अब ये यादवों को तय करना है कि मथुरा का मंदिर जो है वो कब बनेगा। समीर जी, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित बयान है, और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि अगर मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी बन के रह जाएगी। और अब ब्रजेश पाठक ने ये नया मांग की है कि भाई, और कहा है कि अगर यादव वोट बैंक
हमारी तरफ आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यादव को सोचना चाहिए कि भाई वो हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे या ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक लेके चलती है। यादव भी हिंदुत्ववादी है, ये बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण के वंशज है तो हिंदुत्ववादी तो है ही। और मुझे लगता है कि वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल अखिलेश यादव जिस तरीके से यादव के नेता बने हुए और यादव का बड़ा वोट बैंक चुना हुआ है, हालांकि तमाम तरह के यादव नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार में अगर रामकृपाल यादव को लेकर आते हैं, भूपेन्द्र यादव केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, केंद्र मंत्री है, उत्तर प्रदेश के उन्होंने कई बार जिम्मेदारी संगठन की देखी है। तो मुझे लग रहा है कोशिश की जा रही है कि भाई जो हमारा वोट बैंक है उसके अलावा जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जिससे हमारी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, उसके वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यादव को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही संदेश पहले ब्राह्मणों को अखिलेश यादव ने दी थी कि भाई हमारी सत्ता आएगी तो ब्राह्मणों की तरह ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण नाराज दिख रहा था तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के पास चारा फेंका, और अब अखिलेश यादव के खिलाफ उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए, क्योंकि पता है कि ओवैसी एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक तोड़ेगा। और अखिलेश यादव जिस तरीके से मंदिर बना रहे हैं इटावा के अंदर, अखिलेश यादव जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हिंदुत्व का वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका हम यादव वोट बैंक अपने पास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 17 में और 19 में तो यादव मिला भी बीजेपी को ज्यादा वोट, अच्छा 14 में भी, 14 में भारतीय जनता पार्टी 71 सीट जीती है, तो यादव समाज अपने परंपरागत पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। और 17 में जो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जीत हुई है उसमें भी यादव समाज अपनी परंपरागत यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। ऐसे में एक संभावना तो है ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि उसको हम फिर से वापस। अभी आपने कहा अखिलेश जी को सनातन की चिंता हो रही है, वो उन्होंने अपना एक संसदीय दल जो है वो भेजा मणिकर्णिका घाट में ये देखने के लिए कि भाई ये एआई जनित तस्वीरें थी या असली, जो वहाँ प्रतिमाएं टूटी, मंदिर टूटे, देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा थी वो टूटी कि नहीं टूटी, तो वहाँ काफी धक्का मुक्की उनकी और पुलिस प्रशासन की भी हुई। तो ये तस्वीर पोस्ट की थी अखिलेश यादव जी ने। शंकराचार्य जी के विवाद पर वो खूब बोल रहे हैं जो माघ मेले में चल रहा है, शंकराचार्य आगे केशवानंद सरस्वती बनाम यूपी सरकार, यूपी प्रशासन। उसमें जो सबसे विचित्र बात बार बार हो रही है, मुझे लग रहा है चौथा बयान होगा वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने बार ये कहा कि हम भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं स्नान करें और विवाद खत्म करें। लेकिन यहाँ एक अब जो उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया उसमें, अच्छा वो प्रयागराज में थे और ये खबर भी कल चल रही थी कि शायद वो शंकराचार्य जी को मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर चला जाऊंगा। लेकिन फिर उनसे सवाल हुआ कि शंकराचार्य जी ने तो कहा कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप बढ़िया बात करते हैं। इस सवाल को लेकिन टाला नहीं केशव प्रसाद मौर्य ने, ये इंपॉर्टेंट है। असहज करने वाला सवाल जरूर था उनके लिए, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से जो है इससे किसी तरह बच निकले। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी कोई राजनीति की नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी करके उनका जो पद है उसकी मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये हमारी पार्टी तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं सवाल भी लोडेड था और जवाब भी उतना ही लोडेड था। सुनिए आप। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आप में देखिए वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। अरे मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी बनाएगी, फिलहाल विवाद खत्म कर दें शंकराचार्य जी। बहुत सारे बयान है, यही नहीं है, ये तो विवाद खत्म करना चाहते हैं। मायावती भी इसमें घुस गई हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है वो जो ब्राह्मण वोट है उसको खींचना चाहती हैं। उनको भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्राह्मण जिस तरह से जो एमएलएज हैं वो एक साथ मिलके आए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ है। तो सब जो लोग हैं इस वक्त राजनीति में लगे कि कोशिश करें कि कौन किस समुदाय को अपनी ओर खींच ले। आप ये सारी कोशिश देखें। नहीं वो तो जो आशीर्वाद शंकराचार्य जी ने दिया सीएम बनने का, मैं वो कह रहा हूँ सवाल को डक नहीं किया उन्होंने। तो वो तो देखिए ये बात तो हो ही रही है ना कि दोनों के बीच में जो है मुख्यमंत्री और इनके बीच में विवाद है, ये बातें तो चलती हैं। तो क्यों और लगातार उनकी लाइन अलग है सरकार से। देखिए डक नहीं किया, उन्होंने जो कहा वो सच्चाई कहा। बात तो सही है कि मुख्यमंत्री तो केंद्रीय हाईकमान ही तय करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे वो विधायक दल तय करता है। नहीं संविधान, बिल्कुल आपने सही कहा। संविधान तो यही कहता है कि भाई विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही तय करता है।
लेकिन जो जो दो पर्यवेक्षक आते हैं वो किस लिए आते हैं? उनकी दृष्टि विधायकों की बैठक के लिए आते मुझे हैं। ना 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 सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा कोई सर। विधायक कहीं खिसक मुझे ना ये जाए, बता दें, वो इसलिए आते हैं। बार बार वो सरकार से विपरीत लाइन क्यों ले रहे हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सवाल हुआ कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के मनाए हमको, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को जो करना है वो कर रहे हैं। विजय मौर्य जी का बयान है। ये उनसे पूछ लेते हैं, हमसे काहे को पूछ रहे हैं? ये तो सर, ये तो केशव प्रसाद कुछ मौर्य कुछ वही है तो ना जिन्होंने कुछ कहा तो था कि सच्चाई सरकार से- सार्वजनिक होती सर, है, जग जाहिर होती ये है। तो वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने सार्वजनिक कहा था कि भाई सरकार से बड़ा संगठन होता है। हाँ। ये वही केशव प्रसाद मौर्य, तो ठीक है उन्होंने सर। जवाब दे दिया है। चले ठीक, शंकराचार्य जी की मन की बात, संगठन जब अपनी चाहेगा जी की मन तब मैं की बात मुख्यमंत्री दोनों बन जाऊंगा। आ ही गई। आप देख रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने, खासतौर पर मुस्लिम नेताओं ने अभी हाल में बहुत कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए। इसमें यूपी से तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभी पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा मुझे काम ही करने का मौका नहीं मिल रहा था। 8 साल के बाद पार्टी छोड़ करके वो चले गए। आपने देखा शकील अहमद बिहार से, अभी बिहार चुनाव में हार हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े इनसिक्योर नेता है, और राहुल गांधी तो है सोनिया कांग्रेस तक को नहीं संभाल के रख पाए, अपनी जो कांग्रेस बना रहे हैं उसको और उसमें वो किसी से मिलते नहीं है। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ गया राशिद अल्वी जी का। देखिए तीनों मुसलमान नेता हैं, और इसमें से ये भी यूपी से ही है राशिद अल्वी मेरे ख्याल में, और तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी से थे, एक बिहार से हैं। तो ये हिंदी हार्टलैंड के कांग्रेस के मुस्लिम नेता क्यों इतने नाराज हैं? अब राशिद अल्वी ने वो रिएक्शन एक्चुअली दे रहे थे शकील अहमद की बात पर। उन्होंने कहा वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, उसमें क्या उन्होंने गलत कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई ऐसा मंच ही नहीं है जहां हम चर्चा कर पाए। नेताओं से मिलना आमतौर पर मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी चिंताएं जाहिर करना चाहते हैं, वो कहां जाएं? फिर आगे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आप ये सोचें कि मुसलमान नेता क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी लेकिन कोई बीजेपी में नहीं गया। ये कह रहे हैं राशिद अल्वी, मुस्लिम नेता कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं गया, जबकि गैर मुसलमान नेता कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी चला जाता है। यहां वो अंतर कर रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं जाता, बाकी चले जाते हैं। और फिर अगर हम मान लीजिए हम सत्ता में वापस आ जाएं तो ये गैर हिंदू जितने नेता छोड़ के गए ये वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन मुसलमान नेता ऐसा नहीं होता, वो सत्ता के लिए नहीं करता है। ये बात भी उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर आगे सुझाव दिया कि मेरा दूसरी सेक्युलर पार्टियों को और अपनी पार्टी को यह सुझाव है कि अगर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज किया जाता रहा तो ओवैसी जैसे नेता देश में उभरते ही रहेंगे। आज ओवैसी एक शक्तिशाली ताकत बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सीनियर मुस्लिम लीडर यह बात कह रहा है और खतरा दिखा रहा है ओवैसी साहब का। सुन लीजिए। इस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा कि किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सत्ता के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स गए वो सब सत्ता के लिए गए और सब ने बीजेपी ज्वाइन की। कल को कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो वापस आके कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है, लेकिन लीडरशिप को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फौरन इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा सुझाव है अपनी पार्टी को भी और दूसरी सेकुलर पार्टीज को भी, अगर मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। अब राशिद अल्वी जो बात कह रहे हैं, पहले इसमें फैक्ट देख लेते हैं कितना है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट किसी को अगर किसी समाज का मिलता है तो वो मुसलमान है। ये बात सच है। आपको मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मोटा मोटा 20% वोट मिलता आ रहा है। 2024 के इलेक्शन में भी 20% के आसपास वोट उनको मिला। 20%, 22.8%। मैं कह रहा हूं 20 सर 14 में 20 ऐसे ही कुछ था, तो मतलब मोटा मोटा 20% वोट मानिए। मुसलमानों की आबादी आप मानिए देश के अंदर 15% है। और मैं कहता हूं बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस को देश में आधा मुस्लिम वोट तो मिलता होगा, 50% वोट तो आधा। मध्य प्रदेश में 80% वोट नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, कंट्री वाइड कह रहा हूं। आप मान लीजिए आधा मुसलमान वोट मिल जाता है, 15% का आधा 7.5%। मैं तो ऐसी एक रफ मैथ्स कर रहा हूं। तो जिस 20% टोटल वोट में से अगर 7-8% मुसलमान वोट आ रहा है तो कितना बड़ा चंक है।
तो राशिद अल्वी ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुसलमान नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है कांग्रेस पार्टी पर, इस पर जोरी अपनी राय थे। और तीसरा उन्होंने कहा मुसलमान लीडर छोड़कर कांग्रेस कभी बीजेपी में नहीं जाता, ये अंतर है, कोई और नेता गैर मुसलमान छोड़ता है और मुसलमान छोड़ता है तो उसमें ये हमारी कमिटमेंट ज्यादा है पार्टी से। मैं राशिद जी की इस बयान से बिल्कुल, इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता। अरे भारतीय जनता पार्टी लेती ही नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, सबका साथ सबका विकास। ले ले तो मुसलमान भी चला जाए, नहीं, उनका ये कहना है यदि आपको विकसित होना तो सबके साथ आइए। एक मिनट आगे जी, यदि आपको विकास करना तो सबके साथ आइए, लेकिन ना तो उनको नेता की जरूरत है ना मतदाता की जरूरत है। आप देखिए तमाम विधायक और सांसद साफ कहते हैं कि मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, और एक भी भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा एक जेडीयू में थे जो बहुत ज्यादा विरोध किया करते थे उनका, मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में मुस्लिम नेता थे और इस समय पर मुस्लिम मोर्चा में है। वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए, मंच पे थे, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं हो पाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध कर दिया था। भाजपा के पास 2 मुस्लिम नेता है, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। आज देखिए वो कहां पे है। तो ये जो कह रहे हैं कि भाजपा में तो चलिए, वैसे भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि सबसे ज्यादा वोट मुसलमान दे कांग्रेस को, लेकिन मुसलमान नेता की ही गिनती नहीं है। देखिए राशि, क्या ये बात सही है? देखिए राशि जी जो कह रहे हैं, अब उसका अंतर समझिए। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी डरपोक है, तो राशि जी को लगा कि इस समय डराने का अच्छा मौका है, क्योंकि राहुल जी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि हमें किसी भी हालत में मुस्लिम और दलित वोट को कांग्रेस के साथ लाना है। तो उन्होंने कहा कि वो डरते हैं, तो इन्होंने लगे हाथ डराने का प्रयास किया। और आप देखिए ये क्रम इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि नसीमुद्दीन और शकील अहमद दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। इनको लग रहा है कि इस समय पर भारतीय कांग्रेस के पास एक मुस्लिम चेहरा है जिसको सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम सबके सामने ये प्रोपेगेंडा, अपॉर्चुनिटी दिख रही है राशिद अल्वी जी को, आप ये कह रहे हैं। दूसरा कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बीजेपी कांग्रेस से दूर होगा तो ओवैसी मजबूत होंगे। ये बात तो हम ही कितनी बार कर चुके हैं, आज कांग्रेस का मुसलमान नेता कह रहा है। देखिए कांग्रेस के अंदर कौन सा मुसलमान है जिसका बहुत बड़ा सोशल बेस है, और कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जमीन पर आकर के लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर वही नेता आके बढ़ करके और जिसकी जमीन होगी जो जितनी रेडिकल बातें करेगा, और रेडिकल बात करने के लिए ओवैसी वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो उनके और इनके बीच में जब चुनाव होगा, मॉडरेट और रेडिकल के बीच में चुनाव होगा, तो मुस्लिम समाज हमेशा रेडिकल तत्व की तरफ जाता है। ये तो आजादी के बाद की सच्चाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान को लात मार करके भगाया था ना, या भागने के लिए मजबूर किया था ना राजीव गांधी ने। साहबानों पर तो बुलवाया तो आरिफ मोहम्मद खान से ही था। लेकिन सर अब ये सोच की और रेडिकल की अलग अलग वो चरण है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ओवैसी के साथ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि वो जिस भाषा को बोल रहे हैं उनके साथ मुसलमानों का समाज जा रहा है। कांग्रेस में उस प्रकार के बात करना शुरू कर दे तो कांग्रेस के साथ भी ऐसे भी कांग्रेस का, और भारत का मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी जिसे वो माने या ना माने, वो हिंदुत्व का एक ढंग के पर्यायवाची शब्द बन गया है। वो बेशक हिंदुओं को हिंदू प्रो हिंदू करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरा उसे उसी रूप में लेते हैं। इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं राशिद जी, जो अपनी पार्टी को डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ही एक बड़ा वोट बैंक तुम्हारे पास बचा है, ये भी दूर हो रहा है तुमसे, ओवैसी जैसे नेताओं के पास जा रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुसलमान कांग्रेस से दूर जा रहा है क्या? राशिद अल्वी बेसिकली कांग्रेस को एक मुस्लिम लीग की पार्टी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पूरी मुसलमानों की पार्टी बन जाए, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस से जो मुसलमान निकाल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, तो वो उनको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जाके उनको मिलना क्या है। वो अगर जाएंगे तो ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, वो जाना होगा शरद पवार के साथ चले जाएंगे, वो किसी और सेकुलर पार्टी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ। उन्हें पता है कि उन्होंने लोकसभा का टिकट मिलना है, न विधानसभा का टिकट मिलना है, और गलती से पार्टी ने टिकट दे भी दिया तो उनको चुनाव हारना है। तो वो अपनी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देखिए कैसे मुसलमानों को रिझाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 MLC है मुस्लिम, समाजवादी पार्टी के 2 हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ध्यान रखे, भले ही पसमानदा मुसलमानों को ध्यान में रखा होगा, 4 MLC को भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश की है कि 2027 में भेज तो रही है पार्टी। अगर पार्टी नहीं चाहती, भले ही लोकसभा का टिकट नहीं दे रही, विधानसभा का नहीं दे रही, लेकिन विधानसभा MLC के समय भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को भेजा। और MJ अकबर को आप लेकर आए थे, MJ अकबर को आपने मंत्री बनाया था। बाद में ठीक है कारण रहे MJ अकबर का, आपने उनको फिर MJ अकबर के आरोप लगे तो आपने उनको डिसकंटिन्यू किया। तो भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान इक्वेशन, तो मैं भारतीय जनता पार्टी क्या ही बात करें,
सवाल कांग्रेस और मुसलमान का है। नहीं, कांग्रेस के पास ये बात सही है कि कांग्रेस के पास बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है, लेकिन जिस तरीके से समय हो आपके पास तो रीजनल पार्टी में देखिए सर, एक देखिए ममता बनर्जी के साथ बंगाल में मुसलमान जुड़ा है, अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है, अगर बिहार में देखेंगे तो आप लालू प्रसाद के बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, दक्षिण के राज्यों में देखेंगे तो स्टालिन के साथ जुड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पास पूरा देश का मुसलमान नहीं देखता, जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो रीजनल पार्टी के पास जा रहा है। कांग्रेस लड़ाई में वही है, तेलंगाना में होगा उसके साथ, तो राहुल गांधी मुसलमान वोट के लिए कर भी क्या रहे हैं? कर्नाटका में उसके साथ होगा और उत्तर भारत के और राज्यों में होगा। एक खबर, चूंकि ये दो रोज पुरानी, लेकिन मैं इसकी बात करना चाह रहा था क्योंकि कल इस पर एक बयान आ गया बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मुरादाबाद की एक घटना थी, आपने अखबारों में शायद उसको पढ़ी होगी। वहां ये हुआ और बड़ी खतरनाक बात हुई थी, ये तस्वीर भी उसकी आ गई। मुरादाबाद में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले पांच छह बच्चियां, सब 12वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं। इनमें 5 मुसलमान लड़कियां जो थीं, बच्चियां जो थीं, ये स्कूल भी और ट्यूशन भी पढ़ने के लिए जाती थी। इनके साथ एक हिंदू छात्रा भी जाती थी, सब सहेलियां हैं आपस में। अब आरोप ये लगा और उसमें पुलिस एंगल आ गया है बीच में, FIR वगैरह सब हो गई है कि इन्होंने हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया और उसको कैमरे में दिखता है कि उसको बुर्का भी पहनाया और उसको इस्लाम अपनाने के लिए उन्होंने बार बार प्रेरित किया, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बड़ी सुंदर लगने लग जाओगी, तुम एक बार इस्लाम अपना लो। ये घटना मुरादाबाद में हुई। इसकी शिकायत जो है, मैं आपको बताऊं ये मामला खुला कैसे। ये जो जहां ये ट्यूशन जाती थी, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला था टीचर, उसने ये देखा और उसने इस बात पर सवाल उठाया और उसने लड़की के परिवार को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है ट्यूशन आते हुए, मैंने देखा। तो लड़की के भाई ने इसकी शिकायत पुलिस में की है और वो ये कह रहे हैं कि जब हमने अपनी बहन से पूछा तो वो इतनी ब्रेन वॉश थी कि वो कुछ इसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन हमने इस पुलिस इसमें एक्टिव हो गई है। अब ये तो ये बात हुई। अब मैं आपको बयान जो है वो दिखाना चाह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, वो बात करते हैं सनातन की। तो उन्होंने कहा हिंदू लड़कियों के लिए, उन्होंने सावधान करते हुआ, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरके वाली मत बनो। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता, ये 5 हैं। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की आपने रक्षा कर ली तो आप अपने सनातन की रक्षा कर लोगे। फिर से सुनो, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की रक्षा यदि सनातनियों ने कर ली तो पूरा समाज बचेगा। और हम तो एक बात और जोड़ रहे, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, अब लोग कह रहे हैं केरला स्टोरी पार्ट 2। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं वो कुछ मुस्लिम लड़कियां कुछ हिंदू लड़कियों को जो है प्रभावित करके उनका धर्म परिवर्तन करती हैं, आईसिस से लड़ने के साथ लड़ने के लिए सीरिया तक चली जाती हैं, वो सब कहानी, और वो सत्य घटना है सारी की सारी। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। सर देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं उसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि इनको हमेशा रेडिकल कह दिया जाता है ना। उसमें बिल्कुल बात सही है कि मुस्लिम लड़के हिंदू नामों से हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं और उसके बाद शादी अगर उनकी होती है तो उनको कन्वर्ट करते हैं। ये जो बातें हैं ये हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा जो है लोगों के भीतर नाराज़गी का विषय है। और ऐसे में ना केवल हिंदुओं को तो ध्यान रखना ही चाहिए, मुस्लिम समाज को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे समाज, दोनों समाजों के बीच में बहुत ज़्यादा। मुझे जो इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग बात लगी ना इस खबर में, ये जो लड़कियों ने जो बुर्का पहनाया या उसको प्रेरित किया, ये खुद भी तो बच्चे हैं। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, कितनी उम्र होगी, 17-18 साल, इतनी तो उम्र होगी। उसके मन में ये भावना है कि मुझे किसी को कन्वर्ट करना है, तो वो तो घर में जो बातें होती हैं उसी को लेकर आगे एक बात बताइए, वो उनके दीन का काम है। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते नहीं हैं, हिंदुओं को कुरान, मैं कहता हूँ सारे हिंदुओं को कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, तब इस्लाम की थियोलॉजी की असलियत आपको मालूम पड़ेगी। वो जो कर रहे हैं वो अपने दीन के लिए कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ये उनका इस्लामिक मैंडेट है। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना ये उनका इस्लामिक मैंडेट है। स्कूल की बच्ची में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा है
वो बात या इस्लाम का इतिहास जिसने नहीं पढ़ा है, पैटर्न नहीं पढ़ा है, देखा नहीं है, वो जरूर गलतफहमी में रहा है। आपको क्या लगता है जब ये कहा जाता है कि इसे अमुक अभिनेत्री को ये कन्वर्ट करना पड़ा इस्लाम में, ये कहां का मैंडेट है? ये कुरान का मैंडेट है कि आपको जब तक आप वो दीन में ईमान नहीं आ जाए तब तक आप उससे शादी नहीं करें। तो ये जब उनका शुरू से ही इस प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन है कि तुमको दीन के लिए काम करना है तभी तुमको जन्नत नसीब होगी, तो फिर तो यही काम करेंगे ना जो कर रहे हैं। सर अगली खबर में मैं चल रहा हूं। अगली खबर राजनीति की खबर है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कल आपने ये खबर देखी थी, लेकिन इसके बाद जो परिवार में जिसके कयास थे वही हुआ। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में के लिए यह मुद्दा छोटा था, परिवार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू जी गए थे, राबड़ी देवी गई थी, बड़ी बेटी मीसा भारती गई थी, तेजस्वी यादव तो साथ में थे ही, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसके बाद सबसे पहले रोहिणी आचार्य का जो है वो रिएक्शन आया, और रोहिणी आचार्य ने कल ही एक्स पर जो है पोस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि सियासत के शिखर पुरुष, उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो गया, अपने भाई को कहा शहजादा, लेकिन साथ साथ उनको कठपुतली भी कह दिया कि ये किसी के हाथों की कठपुतली है। तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं, उनसे रिएक्शन लिया गया कि रोहिणी ऐसा कह रही हैं आपके छोटे भाई को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो उन्होंने कहा आप जो काम दिया गया है वो उसको पूरा करें, लेकिन जो रोहिणी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा, मुबारक हो, ताजपोशी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। अब मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने गिरोह घुसपैठ के हाथों की कठपुतली कहा है, कठपुतली बने शहजादा। संजय यादव के लिए सीधा मैसेज है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपको मैं दे देता हूं, सब मेहमान तो जानते ही होंगे। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे, बतौर सीएम उनको जेल जाना पड़ा था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो उसके बाद उन्होंने खुद अध्यक्ष होते हुए इससे पहले एक ही बार किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, रंजन यादव को। बहुत खास हुआ करते थे उनके। लेकिन रंजन यादव ने एक बार विधायक दल की बैठक बुला ली, मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। तो उस वक्त ये चर्चाएं हो गई कि रंजन यादव जो है वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके खुद मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं। जेल से ऑर्डर निकाल के लालू यादव ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तिवारी गए थे ये जानकारी देने लालू को। उसके बाद उस घटना के बाद, आप वो घटना कब की होगी, तब से 1977 तो 28 साल के बाद किसी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अभी भी सारे अधिकार उन्होंने दे दिए तेजस्वी यादव को, लेकिन औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित किया, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। ये परिवार का कुछ डर है? नहीं, 28 तक के लिए तो उन्होंने स्वयं को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रखा है ना। तो अब क्या है, पीढ़ीगत परिवर्तन करना है। आप दो चीजें देखिए, परिवार बिखर चुका है और अब पार्टी भी बिखर जाए, उसके पहले लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी को दे दिया जाए। दो चुनाव, 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा, इन दोनों चुनावों में लालू यादव जी जहां जहां प्रचार करने गए वहां आरजेडी को हार मिली है। आप पूरा डिटेल उठा के देख लीजिए। ऐसे में लालू को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आगे लाना चाहिए। तो पहला तो जंगल राज वाला जो एक टैग चल रहा है तेजस्वी के साथ, वो टैग से बाहर होंगे। दूसरा, परिवार में जो लगातार द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को भी वो कहीं ना कहीं, उस द्वंद्व से तेजस्वी को बाहर निकालना चाहते हैं। और बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता यही कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना और इनकी अथॉरिटी को आप कोई चैलेंज ना करे। कोई चैलेंज मैंने कह दिया तो कह दिया। क्योंकि तेज प्रताप अपनी पार्टी बना चुके हैं, रोहिणी लगातार उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, और मीसा भारती पार्टी में काबिज होना चाहती हैं कहीं ना कहीं। तो जो घुसपैठ की बात की जा रही है, रोहिणी बार बार एक ही व्यक्ति को इंगित करती हैं, और वो व्यक्ति है एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ। लेकिन लालू यादव ने तय कर लिया कि पार्टी को आगे ले जाने वाले अब तेजस्वी। तो बहुत पहले से तय कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। भले ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, पूरी पार्टी पे कंट्रोल तेजस्वी यादव का था। और यही कारण था कि संजय यादव राज्यसभा चले गए। जो चाहा उन्होंने, जिसको चाहा उसको टिकट दिया। घर में लड़ाई हुई तो परिवार ने तेजस्वी यादव का साथ दिया। रोहिणी आचार्य घर छोड़ के चली गई, बाकी बेटियां नाराज है। पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के कंट्रोल में थी। और अब लालू प्रसाद यादव ने यह घोषित कर दिया है कि भाई 36 साल का जो मेरा बेटा है, युवा, यह भविष्य का अध्यक्ष बनने वाला है। और कार्यकारी अध्यक्ष भले ही हो,
वर्किंग प्रेसिडेंट भले ही हो, पार्टी के सारे निर्णय तेजस्वी यादव लेते हैं। लालू प्रसाद यादव उस पर सिर्फ मोहर लगाते हैं। पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के पास है। वैसे और भी संदेश capable भी अगर दिया पूरे उन्होंने परिवार कि में बीजेपी ने देखें तो 45 capable साल भी के हुई। अध्यक्ष बना दिया, तो हमने 36 साल का कार्यकारी अध्यक्ष बना ये दिया। इंपॉर्टेंट है कि मीसा भारती उनके साथ आ गई, वो बैठक में थी ही थी। बड़े मतलब तेज प्रताप को परिवार के तौर पर, बड़े बेटे के तौर पर लालू जी जो भी जैसा भी समझे उनके दही चूड़ा भोज में चले गए थे, मगर उनके पॉलिटिक्स को उन्होंने अब अलग मान पर लिया आप है। देखिए सारा और रोहिणी की गिनती हो नहीं रही। देखिए आप पूरा देखिए कौन सबसे ज्यादा केपेबल है। अगर उसको परिवार में चुनना भी हो लालू प्रसाद यादव को, तो केपेबल जो उनको देखेंगे वो यही दिखेंगे। अब तेज प्रताप को देंगे नहीं। रोहिणी आचार्य बार बार ये कह रही हैं कि मैंने किडनी दी, तुमने किसी और को कुछ दे दिया। ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केपेबल यही। देखिए साहब, ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरी दुनिया में हलचल मचा ही रखी है, और भारत में भी उन्होंने, आपको मालूम है कि सबको कितना परेशान कर रखा है। लेकिन अब मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। सब लोग देख रहे हैं कि ये काउंटडाउन जो शुरू हो गया है, इसके अंत में क्या निकलता है, इस डील में क्या होगा। डील किसके बीच में होने जा रही है? यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में। यूरोपियन यूनियन की मुखिया समेत ईयू का पूरा डेलीगेशन पूरे दलबल के साथ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन इस डील पर फाइनल मोहर लगाने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस डील पर 18 साल से काम हो रहा है। 18 साल से, 2007 से ये चल रही चर्चा की डील हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़ी डील हो जाएगी। अब इस डील के होते ही क्या होगा? 90% से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क जो है वो या तो बहुत कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। 90% जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दोनों रीजन्स एक दूसरे के साथ, इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी चीन के ऊपर निर्भरता भी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा करके अपना जो मार्केट हमसे छीनने का प्रयास किया है कि हमारा उत्पाद उनके मार्केट में महंगा हो जाएगा, तो वहाँ उसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसका कुछ असर एक्सपोर्ट के कई एक्सपोर्ट आइटम्स पर दिख भी रहा है। लेकिन हम उसकी ऑल्टरनेट मार्केट्स जो ढूंढ रहे हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ी मार्केट है। आपको बता दूं, यूरोप के साथ, यूरोप भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो यूरोप ही है। मैं उसका कुछ और डेटा भी आपको दूंगा। 25% आबादी दुनिया की इन दो क्षेत्रों में, भारत में और यूरोप में रहती है, और 25% इकोनॉमी दुनिया की इन्हीं दो हिस्सों को मिला करके है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है, जिसको 17 साल लग गए पूरा होने में, और उस पर हम लोग इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी, तो ये काम अगर हो जाए तो मतलब बिल्कुल एक नई दिशा और नई गति मिलेगी व्यापार को। पूरे विश्व में ही ना नए समीकरण बन रहे हैं, और उसके तहत इस डील को देखा जाना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें भारत में सस्ती होंगी। खासतौर से गाड़ियां जो हैं यूरोप से बहुत ज़्यादा आती हैं, BMW और बाकी सारी गाड़ियां, वो सस्ती होंगी। और दूसरी ओर बहुत सारे उत्पाद जो भारत जो है दूसरी मार्केट्स में बेचना चाहता है, उसके लिए एक नई मार्केट खुलेगी। आपको ध्यान होगा कि जब बात हो रही थी रशिया से जो ऑयल भारत खरीद रहा था, उसको लेकर जब अमेरिका ने मांग की थी कि वो यूरोप जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, तो यूरोप ने मना कर दिया था। जी, बहुत ज़्यादा ये भी है कि भारत और यूरोप के बीच में इस वक्त जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ख़ास तौर से पनडुब्बियों को लेकर या बाकी या हवाई जहाज़ को लेकर, इन सारों में भी भारत और यूरोप के बीच में बहुत सारे समझौते हुए हैं, बहुत सारी खरीद होती है। दूसरी तरफ भारत अपनी मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अमेरिका जितना ज़्यादा अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा है, उससे भारत में भी ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि क्या भारत के जो उत्पाद हैं वो उनका क्या होगा। तो यूरोप एक बड़ी मार्केट है उसके लिए, जिसको लेकर भारत इससे उत्साहित है। मैं कुछ डेटा और बातें आपको बता दूं। जैसा मैंने आपसे कहा, 90% सामान पर आयात शुल्क जो है वो लगभग जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। खास तौर पर टेक्सटाइल, फुटवेयर और रोजगार परक जैसे सेक्टर्स होते हैं। टेक्सटाइल जैसे हमारे बहुत मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें रोजगार बहुत ज़्यादा सृजन होते हैं। ये इन सेक्टर्स में, टेक्सटाइल, फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में समझौता होते ही बहुत जल्द, मतलब आप कह सकते हैं लगभग तुरंत जो है वो ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे ऐसे कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो कि जिन पर धीरे धीरे जो है वो टैक्सेस जो है वो कम किए जाएंगे। अल्कोहल ड्रिंक्स जो हैं, ऑटोमोबाइल्स जो हैं, इन पर जो है एक्चुअली बहुत कम हो जाएगा। यूरोप की गाड़ियां भारत के अंदर सस्ती हो जाएंगी, एक बड़ी बात ये भी बताई जा रही है। लेकिन 10% से मेरे ख्याल से 40-44% पे आ जाएगा। लेकिन किसानों, कृषि जो क्षेत्र है और डेयरी क्षेत्र, उसको इससे अलग रखा गया है। ये भारत की बड़ी कामयाबी है कि हमने इतनी बड़ी डील कर भी ली और अपनी रेड लाइन को भी जो हमने बरकरार कर लिया। अब कितनी बड़ी डील होगी ये, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि यूरोपियन यूनियन का जो बाजार है ये भारत के कुल निर्यात का 17% है। मतलब हमारा 17% एक्सपोर्ट टोटल
कुल 100 का 17% हमारा जा रहा है यूरोप को। तो वे बहुत बड़ी मार्केट है, 17-20% की मार्केट हमारे लिए है। और अगर उनका एक्सपोर्ट माने तो वो हमको जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके टोटल एक्सपोर्ट्स का वो 9% है। कुल हमारा व्यापार इनके साथ है 136.5 अरब डॉलर का। ये अमेरिका से बड़ा फिगर है, अमेरिका से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारे लिए है। 20 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है पूरे यूरोप की। तो आप समझिए कि इस डील के हो जाने के बाद भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मिलने जा रही है और उनको भी मिलने जा रही है। देखिए, एक बड़ी बात है, यूरोप का भी चाइना पर जो निर्भरता है वो भी इसके कारण कम होगी। भारत की तरफ से ज्यादा उत्पाद वहां पर जा पाएंगे और ये जो अभी आपने फिगर्स बताई इससे कहीं ज्यादा जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। मैं सर समझना है चारों व्यूअर्स के लिए कि उनको तो हम दुनिया को हर किसी को हमारे यहाँ बाजार दिखाई देता है। 140 करोड़ लोग, इतना बड़ा मध्यम वर्ग, इतनी बड़ी मिडिल क्लास और बाइंग कैपेसिटी हमारे पास है, उनको दिखाई दे रहा है बाजार। हमें यूरोप में क्या दिखाई देगा? देखिए, हमें यूरोप में बाजार भी दिखाई दे रहा है और जो सामान्य बाजार तो दिखाई दे रहा है, डिफेंस का भी हमको एक बहुत बड़ा बाजार दिखाई दे रहा है। उनके साथ जो रिलेशनशिप्स है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, अब तक हम कंट्री करते रहते थे। अब जब यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाएगा और फ्री ट्रेड स्थिति हो जाएगी तो हमको अपना जो कहता है ना कि पूरा सप्लाई चेन जो है वो चाइना पहले नियंत्रित करता था, वो सप्लाई चेन शिफ्ट कर सकता है इंडिया के अंदर। दूसरी बात, इंडियन गुड्स के लिए मार्केट मैं कल जूते का ही देख रहा था, बहुत सारे जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो सारे जूते तो हमारे आगरा में जाकर के बनते हैं। कल जाकर के ये हब तौर पे इसमें कितना जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, उन्हें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सिर्फ अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात है कि पूरी जो वैश्विक व्यवस्था है वो आज के दिन में बदल रही है और उस वैश्विक बदले हुए व्यवस्था में आपके पास एक नए पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपको यूरोप से भी मिलेंगे। तो सही मायने में गेम चेंजर डील होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत बड़ी इसे आप डील कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। जो वैसे इससे पहले हो जानी चाहिए थी हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील। तो आप सोचिए अगर अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता। अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा दूर की बात है, लेकिन एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, अब तक वो नहीं हो पाया। अब एक नई जानकारी उसमें सामने आई है। ट्रंप की पार्टी के एक सेनेटर हैं टेड क्रूज, इन्होंने अपने कुछ पार्टी डोनर्स के साथ बातचीत की थी, उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गया, तो वहां अमेरिका के अखबारों में ये छप गया। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं लोग कि भाई अब भारत के साथ क्यों नहीं आप ट्रेड डील फाइनल कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो ये जी जान से लगा हुआ हूं कि भारत के साथ डील हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से नहीं हो पा रही है। ये पूरी जानकारी एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट पर छप गई है और उसमें वो दो नाम विशेष कर लेते हैं। एक नाम है उसके अंदर उन्होंने लिया पीटर नवारो का। पीटर नवारो आप जानते हैं, इनके व्यापार के मामलों के एडवाइजर हैं, व्हाइट हाउस के ट्रंप के एडवाइजर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कहा था कि भारत वॉर मशीन चला रहा है और पता नहीं क्या क्या कहा था। मतलब वो तो लगभग हमारे वर्ण व्यवस्था पर आ गए थे, वो शिकागो ब्राह्मण्स की बात कर दी थी उन्होंने। तो वो तो भारत के खिलाफ बहुत जहर उगलते ही रहे, तो कोई हैरानी नहीं वहां पर जब उन्होंने कहा कि पीटर नवारो नहीं होने दे रहा डील। दूसरा नाम सबसे चौंकाने वाला था। दूसरा नाम उन्होंने लिया उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का, जिनकी पत्नी भारतीय मूल की है, उषा वैंस। जेडी, उन्होंने पीटर नवारो के साथ जेडी वैंस को कहा कि ये दोनों लोग मिलकर नहीं होने जा रहे, नहीं होने दे रहे। मतलब ये ट्रंप को बार बार रोक रहे हैं डील फाइनल कर लेने से। आखिरी दस्तखत तो ट्रंप का ही होगा, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो सलाह पे चलता है, एडवाइजर्स पे चलता है। कोई तो होता है ना फैसला करने के लिए मन बनाने वाला, उसको जानकारियां देने वाला। तो ये दो लोग मिलकर ट्रंप को भारत के साथ ट्रेड डील न करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? सवाल ये है। मैं फिर कह रहा हूं, पीटर नवारो का मैं मान सकता हूं, जेडी वैंस भी इस लिस्ट में है। जो कि जेडी वैंस तो भी भारत आए थे परिवार के साथ, पीएम से मिले, उनकी वाइफ तो भारतीय मूल की है। लेकिन जो उन्होंने कहा और उन्होंने ट्रंप को चेताया था कि भाई आप हाउस हारोगे, आप सीनेट हारोगे और 2 साल तक आप लगातार महाभियोग झेलते रहोगे, आप भारत के साथ ट्रेड डील को बहुत हल्के से मत लीजिए, इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए और जो भारत पर आपने टैरिफ ठोका है एक्स्ट्रा, उसे तत्काल विड्रॉ कीजिए। लेकिन ट्रंप अड़े हुए अब इस बात को लेकर। और मुझे लगता है जो ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें पीटर नवारो का जिक्र किया गया है, जिसमें जेडी वैंस का जिक्र किया और ट्रंप का भी इसमें जिक्र किया गया है, तो ट्रंप तो बेसिकली नवारो और जेडी वैंस के हिसाब से चलेंगे। मुझे लगता है कि एक लॉबी है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो नहीं चाहती कि भारत के साथ, भारत
के साथ अच्छे संबंध हो, और मुझे लग रहा है कि उस लॉबी ने ट्रंप को कैप्चर करके रखा और उसी के आधार पर ट्रंप पूरी दुनिया के निर्णय ले रहे हैं। ट्रंप फिलहाल खुद के दिमाग से काम नहीं कर रहा, और ये जो लॉबी है ये किसके हाथों से खिलौना बन गई देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि इस ऑडियो लीक ने बता दिया है कि ट्रंप किस तरीके से काम करते हैं, और आज जब ये डील कल हो जाएगी यूरोपियन यूनियन के साथ, कल डिक्लेयर हो जाएगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आधार पर ये होने जा रही है। 2 अरब लोगों के साथ जब डील फाइनल होगी, वो पूरी दुनिया की जो जीडीपी उसका एक चौथाई हिस्सा इस डील के अंदर कवर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये ट्रंप को बहुत बड़ा जवाब होगा कि आपने इतना जो जिस तरीके से भारत के साथ व्यवहार किया, हम आपके साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाए, लेकिन देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ट्रेड डील फाइनल कर ली और कितने शानदार थी कि ये लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा झटका ट्रंप के लिए होगा। लोग कह रहे हैं ट्रंप की वजह से यूरोप को भी लगा कि भारत के साथ जल्द से जल्द ये ट्रेड डील करनी चाहिए। भारत के कनाडा के साथ रिश्ते ठीक हो रहे हैं, भारत के चीन के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो गए हैं। और अभी प्रोफेसर साहब ठीक मुझे याद दिला रहे थे, 3 और सांसद अमेरिका के वो भारत आए हुए हैं। उन्होंने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की है, और उसका जो रीड आउट आया है उसको यहाँ जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्होंने भी उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा हमने व्यापार, उस मीटिंग में वो शामिल थे। हाँ, उन्होंने कहा व्यापार, भारत की तरफ से कहा गया इस पे व्यापार, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन तीनों मुद्दों पर बात हुई है, ये अमेरिका के संसदीय डेलीगेशन के साथ। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप अभी व्यस्त हैं अपने बोर्ड ऑफ पीस में, जिस पर साइन करके उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को फंसा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं बेवकूफ बना के फंसा लिया। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप जो है इस वक्त वो दबाव बना रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल के ऊपर, कि भाई अब मैंने ये बोर्ड भी बना दिया, तुम्हारा पहला चरण पूरा भी करवा दिया था, अब सेकंड चरण पे आओ, सेकंड चरण उसका सेकंड फेज शुरू करो। सेकंड फेज, उस पीस प्लान के सेकंड फेज के लागू होने में सबसे बड़ी अड़चन एक चीज है। एक पहले फेज में होना यह था कि जितने बंधक थे इजराइल के हमास के पास, उन सबको उसको रिहा करना था, जीवित बंधकों को रिहा करना था, मृतकों के अवशेष सौंपने थे। एक मृतक का अवशेष नहीं मिला इजराइल को। अब आप ये सोचिएगा कि कुछ देशों के लिए कितनी बड़ी बात है। इजराइल ने पूरी पीस प्लान को रोक दिया कि मेरे एक नागरिक का शव मुझे नहीं मिला है, और वो शव की भी क्या ही हालत होगी, अभी अवशेष ही कह रहा हूं, इसीलिए मुझे एक व्यक्ति का अवशेष अभी भी हमास ने नहीं लौटाया है, और जब तक वो नहीं लौटाएगा तब तक ये प्लान आगे नहीं बढ़ने देंगे। और उनको मनाने के लिए, उनको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए नेतन्याहू को, फिर इन्होंने अपने दामाद को और दूत को, विटकॉफ को और जेरेड कुशनर को भेजा हुआ है इजराइल कि साहब नहीं मान जाओ आप, वो भी दे देगा, वो आखिरी व्यक्ति के अवशेष भी दे देगा, लेकिन आप आगे तो बढ़ो यहाँ, क्योंकि ये अब ये ट्रंप की नाक का सवाल बन गया है। ट्रंप की नाक का सवाल बन गया है। पाकिस्तान में मुख्यमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री और वहां के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनकी गर्दन का सवाल बन गया है, क्योंकि खुल के वहां पर यह चर्चा हो रही है कि भाई ये अब ये किसके सर डाला जाए, ये जो हमने कर दिया। तो उसमें पहले ये कहा जा रहा था हम अकेले नहीं गए, बहुत सारे मुस्लिम मुल्क गए थे, तो इसमें अकेला केवल पाकिस्तान नहीं है जो इजराइल के साथ वहां अपनी सेना भेजेगा। फिर वहां पर कमेंट्री ये हो रही है कि सेना अब डर गई है, आसिम मुनीर डर गया है, और वो बार बार मैसेज सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अलग अलग यूट्यूबर्स को बुला करके उनको जो मैसेज पास ऑन किया जा रहा है वो ये कि इसका फंदा हमारे गले मत डालो, सरकार के गले डालो, कि यह फैसला सरकार ने किया था, सेना ने नहीं किया था। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की फौज ये क्लेम नहीं कर पाएगी कि हम इस्लामिक आर्मी है, हम अल्लाह की फौज हैं, क्योंकि ये कह के ये अपने बहुत सारे पाप छुपा लेते थे, बरी करा लेते थे अपने आप को पाकिस्तान की जनता की नजरों में कि हम तो इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, हम तो इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए यहाँ पर आए, लड़ने मरने के लिए आए हैं। एक बात लेकिन राहुल जी मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं सुन रहा हूँ वहाँ कॉमेंट्री लगातार, जो अभी ये व्यक्ति कह रहे थे कि ये बात सही है कि फौज ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ISPR ने, और उसमें उन्होंने ये बार सवालों के जवाब में ये कहा कि ये सरकार का फैसला था, बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना सेना का फैसला नहीं था अकेला, और वहाँ फौज भेजने का फैसला भी सरकार का फैसला होगा, सेना का फैसला नहीं होगा। लेकिन आसिम मुनीर जैसे उन्होंने बताया खुद सामने बैठा था, शहबाज शरीफ खुद उंगली करके दिखा रहे थे, वो देखो बैठे हमारे फील्ड मार्शल। आसिम जिस साइनिंग सेरेमनी में आसिम मुनीर खुद जा रहा हो, पाकिस्तान की आर्मी उसको अपने देश में डिसोन क्यों कर रही है कि हमारा फैसला नहीं है ये? पर पाकिस्तान की आर्मी अपने देश में ये तो नहीं कहती कि हम सुप्रीम हैं, ये भी तो छुपाते हैं ना कि भाई हमारे हिसाब से सरकार चलती है, सरकार के हिसाब से हम नहीं चलते। ये तो वो छुपाते हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि सरकार जो कहती है हम कहते हैं। तो वो कह सकता है कि भाई ये तो मेरे को जो है उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ ने कि आप वहाँ आइए, मैं चला गया वहाँ पर। देखिए वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। ये जो गाज़ा का पीस प्लान है उसमें अगर पाकिस्तान की फौज जाती है तो वहाँ की जनता में इसका बेहद विरोध है कि वो जो है इजराइल की तरफ से
जो है वो मतलब इस साइड में है। और दूसरा अगर आप देखेंगे इजराइल के बयानों को देखेंगे तो इजराइल जो है पाकिस्तान की फौज वहाँ नहीं चाहता, वो भी विरोध कर रहा है इसका। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। इजराइल ने साफ तौर से कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट वेलकम इन दिस। अच्छा, आप इसमें वो शातिराना देखिए, शातिरपना, जब सोशल मीडिया पर इस न्योते को स्वीकार किया पाकिस्तान ने, तो अकेले ने चिट्ठी जारी नहीं की थी, 8 मुस्लिम देशों ने मिलकर चिट्ठी जारी की थी कि किसी एक के ऊपर बात ना है, कि हम 8 मुल्क एक साथ जा रहे हैं वहां पर एक ब्लॉक बनाकर। अभी तो पाकिस्तान की जनता ये भी पूछेगी कि $1 बिलियन जो है वो कहाँ से देंगे आप, तो वो भी जवाब देना है कि भाई $1 बिलियन का ये ट्रम्प ने बोल दिया हम दे देंगे, अगर आप ही नहीं दोगे तो अभी हम दे देंगे। अभी तो पाकिस्तान से ट्रम्प जो बोला, हाँ ट्रम्प ने कहा ना कि अगर बहुत जल्दी पलट जाते हैं अपनी चीजों से। वैसे भी वो परमानेंट मेंबरशिप के लिए है, ये 3 साल के लिए तो फ्री है वो, तो वो अभी तो फ्री वाली मेंबरशिप में गया है पाकिस्तान। लेकिन आपने जो कहा कि रिएक्शन जो आ रहा है, मैं 2 बयान आपको दिखा रहा हूं, आप समझिएगा इसमें कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इस चीज को डिफेंड करना, कि जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो तो चौक चौराहों पर, जगह जगह, सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये डील किसने साइन की, याद रखना, इजराइल का दोस्त कौन बना, इजराइल का यार कौन है। तो नारे लगते हैं आसिम मुनीर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर शहबाज शरीफ। और दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे जब पब्लिक में जाते हैं तो उनका बचाव वही है जो मैं भी कह रहा था राहुल जी से, कि हम अकेले नहीं गए, 8 देशों ने मिलकर फैसला किया है, हम तो बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ साथ चले। केवल अमेरिका के चंदे पे पलने वाला देश कह रहा है कि हम अमेरिका के जरिए इजराइल का हाथ पकड़ेंगे कि वो वहां दमन ना करे फिलिस्तीनियों का। मतलब ये सच में अपनी जनता को बेवकूफ। एक और भी बड़ा अजीब सी बात है, पाकिस्तान जो है रहनुमा कहता है अपने आप को, जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका, और ऐसे में वो कह रहा है कि अच्छा वो गए इसलिए हम चले गए। हाँ, और ये इनको तो मौका मिल गया इमरान खान की पार्टी को, तो चीख चीख के नाम के नारे लगवा रहे हैं कि आसिम मुनीर ने साइन किए। सौरभ भाई, हम सिर्फ अभी के कार्यकाल पे फोकस कर रहे हैं ट्रंप का। ट्रंप के पिछले कार्यकाल पे फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वही ट्रंप है जिन्होंने इस्लाम और इस्लामिक कंट्री के खिलाफ आग उगला था। मुझे याद आता है कि जो ट्रंप है वो बिल्कुल 15वीं शताब्दी में जो अकबर का शासनकाल था ना, बिल्कुल उससे मेल खाता है मेरे को। कैसे मेल खाता है? अकबर पहले हिंदुओं पे बहुत अत्याचार, बहुत उत्पीड़न किए। ये हुआ कि लोकप्रियता के पैमाने पे बिल्कुल नीचे चले गए। उनको सलाह दी गई कि आपको यदि सम्राट बनना है तो हिंदुओं को मूर्ख बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने एक नया धर्म लाया, दीन इलाही। और दीन इलाही धर्म ला के उन्होंने ये प्रोपोगंडा फैलाया कि हम तो सर्वधर्म वाले हैं, और उसमें सिर्फ एक काम किया कि टैक्स नहीं लगेगा आपके धार्मिक स्थल पे जाने का, बाकी उत्पीड़न बाहर से जो होता था वो आंतरिक तरीके से होगा। सेम बोर्ड ऑफ पीस उसी पद्धति का एक दीन इलाही जैसा है, जिसमें उन्होंने 8 कंट्री दीने ट्रंप जो पहले 8 कंट्री इनके खिलाफ थी, वो 8 कंट्री इनकी चतुराई में फंस के इनके साथ बोर्ड ऑफ पीस में आ गई हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी गाजा में ये सेना खड़ी होगी, बाद में ईरान में यही सेना खड़ी होगी। तो ट्रंप बिल्कुल उसी नीति के हिसाब से चल रहे हैं कि हमको इनको कैसे नहीं था, सब इसके पिट्ठू थे अमेरिका। देखिए, जो भी कंट्री इसके हिस्से बने हैं उनमें कोई अमेरिका का विरोधी नहीं था, सब अमेरिका के पिट्ठू थे और अमेरिका पे की सिक्योरिटी पर पलने वाले रहे। सऊदी अरब को आप क्या समझते हैं? यमन क्या है? कतर क्या था? बहरीन क्या है? क्या उनकी अपनी हैसियत है? पश्चिमी एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर इन देशों की आप जिक्र कर रहे हैं, वो सब के सब तो पहले अमेरिकी को छोड़ दे तो बाकी सारे एंटी इजराइल है भाई, सारे एंटी इजराइल है, बट सारे प्रो अमेरिका हैं। अमेरिकी अमेरिका एंटी इजराइल भाई, सबों ने अपने अपने बेस दे रखे हैं। इनकी हैसियत क्या तो इजराइल के लिए ही इनको लेके आए ना। लेकिन नहीं, पहले से भी ये इनके साथी थे, अमेरिका के साथ थे। ये आज ट्रंप इनको इजराइल के साथ, अभी तो सऊदी अरब के साथ नहीं हुआ था, तो सऊदी अरब तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस करने वाला था, एस्टेब्लिश होने वाला था। ये तो बात बीच में बिगड़ गई ना। मुझे लग रहा, आपने मेरे मन की बात कह दी। मुझे लग रहा है कि इसमें ट्रंप की और नेतन्याहू की एक एक्सरसाइज ये भी है कि मुस्लिम दुनिया के साथ दूरियां कम हो इजराइल की। बिल्कुल, की तरफ आगे बढ़ाया जाए, सबसे मान्यता दिलवाई जाए। आज 26 जनवरी, ऑपरेशन सिंदूर भी एक थीम है। आज 26 जनवरी की परेड की आपने देखा, तो उससे जुड़ी 2 खबरें मैं आपको बताता हूं जल्दी। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के हमले का डर कैसे है, यह आपको पता चलेगा। पाकिस्तान, चीन और तुर्की, इन दोनों देशों से लगातार हथियार खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास जितने चीन के हथियार थे सारे फेल हो गए। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें, चीनी जेट, सब कुछ उसके पास था। तुर्की के ड्रोन्स थे, सब नाकाम हुए। लेकिन अब खरीदार तो यही, देनदार उसके पास यही है
क्योंकि ये शायद उसको सस्ते में देते हो या फ्री में भी देते हो कुछ हथियार। अब पाकिस्तान इन्हीं देशों से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लॉइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन जैसे ही होते हैं, कामेकाजी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, लंबी दूरी की मिसाइलें, टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, युद्धक टैंक, हॉवरक्राफ्ट्स, कॉर्वेट्स, पनडुब्बियां, ये सब कुछ एक रिपोर्ट में आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तेजी के साथ उसने एक्वायर किए हैं इन दोनों देशों के साथ। और एक खबर, यूरोप के एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर भारत की एक तरफा और बड़ी फर्म जीत थी। ये यूरोपियन मिलिट्री से जुड़ी एक संस्था की रिपोर्ट है कि 2025 में 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले तो मनचाहे अड्डों पर बगैर किसी रोक टोक के 8 आतंकवादी ठिकानों पर उसने प्रहार किया पहले दिन, और उसके बाद आखिरी दिन पाकिस्तान के एयर बेसिस पर प्रहार किया। और इस पूरे दौरान पाकिस्तान का जो जो हवाई क्षेत्र था उसमें कई गैप्स दिखाई दिए। पाकिस्तान अपने ऊपर होने वाले हमलों को नहीं रोक पाया, और एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपने ही एयर स्पेस में खुल के उड़ान भी नहीं भर पा रहा था। इतना डर उसको भारत के मिसाइलों का और भारत के हवाई जहाजों का था। ये एक अमेरिकी संस्थान की रिपोर्ट है सर। और चीन और पाकिस्तान अभी भी हथियार खरीद रहा है उन्हीं दोनों देशों से। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। चीन उसको बहुत सस्ते में और बहुत इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है। अभी एक खबर छपी थी कि पाकिस्तान चीन से $16 अरब का इंपोर्ट करता है, और $16 अरब में 90% वो हथियार इंपोर्ट करता है। और भारत $116 अरब का इंपोर्ट चाइना से करता है, जिसमें 0% हथियार भारत लेता है। तो हथियारों को लेकर पाकिस्तान की चीन के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है कि वो चीन से सारे हथियार, अपने $16 अरब में 90% वो हथियार इंपोर्ट करता है। और चीन को भी लगता है कि भाई भारत से लड़ने वाला, भारत का जानी दुश्मन तो पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान को जितने हथियार देके हम सपोर्ट कर सके। लेकिन आज रक्षा के क्षेत्र में भारत जितना आत्मनिर्भर हो चुका है, जितना मजबूत हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा, और उसका डर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, उसका डर मुझे लग रहा है कि चीन को भी हुआ है कि भारत ने जिस तरीके से चीन के जो हथियार थे उसको जिस तरीके से खारिज किया, और भारत का जो दबदबा रहा इसके अंदर, मुझे लग रहा है अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के थिंक टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अब दुनिया एक्सपोज कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा, क्या युद्ध होगा? खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को राजधानी तेहरान के एक अत्याधुनिक और हाई सिक्योरिटी बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसी खबरें जून में भी आई थी, पिछली बार जब युद्ध हुआ था ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच 12 दिन का। एक्चुअली ईरानी मीडिया की तरफ से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह बंकर युद्धकालीन हालात को ध्यान में रखते हुए एक किले समान बिल्कुल तैयार किया गया है, जहां से देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई अब सर्वोच्च नेता के कार्यकाल का कार्यालय का कामकाज संभाल सकते हैं। इस बात के संकेत हैं कि ईरान नेतृत्व किसी भी संभावित अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। आयतुल्लाह को बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और अब उनका जो कामकाज है वो उनके बेटे उन्होंने देखना शुरू कर दिया। ये तो एक बात। दूसरा, ईरान पर अमेरिका के इस हमले की खतरे को देखते हुए चीन खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। पिछले 56 घंटों में ईरान की राजधानी तेहरान में 16 चीनी Y-2 कार्गो विमान उतरे हैं, बड़े बड़े कार्गो जहाज। ये सिलसिला अभी भी जारी है। इतने कम अवधि में इस किस्म की सैन्य विमानों का आवाजाही करना और युद्ध का साजो सामान बताया जा रहा है कि इसके जरिए चीन ईरान भेज रहा है, तो इससे अमेरिका भी जो है बहुत सतर्क है। चीन की मदद से ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले रोकने और जवाबी कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस सब के बीच ये तो ईरान की तैयारी हुई जिसमें चीन उसकी मदद कर रहा है, रूस भी ईरान के साथ ही खड़ा है, कुछ ना कुछ मदद वो भी कर रहा होगा। ये भी आपको मालूम है कि जब अभी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और वहाँ बगावत हो रही थी ईरान के अंदर, तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो स्टारलिंक, एलन मस्क का जो इंटरनेट की प्रणाली है वो वहां पर उसके कई सारे बॉक्सेस जो थे वो जगह जगह पहुंचा दिए गए थे तेहरान, पूरे ईरान के अंदर। लेकिन चीनी और रूसी टेक्नोलॉजी की मदद से स्टारलिंक को भी ब्लॉक करने में ईरान की सरकार कामयाब हो गई थी। तो उनका आपस में जो एक दूसरे के लिए मदद है वो बड़ी रियल टाइम मदद करते हैं एक दूसरे की। और इधर आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपना एक पूरा युद्ध बेड़ा जो है वो वहां पर भेजा हुआ है। एक उनका युद्ध विमान महापोत जो है
एयरक्राफ्ट कैरियर वो वहां पर है, जिसके साथ कई और सैन्य जहाज हैं, कई लड़ाकू विमान हैं। तो अमेरिका ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब ऐसा दिख रहा है, और ईरान भी इस हमले को लेकर के पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने, चूंकि पाकिस्तान की सीमा लगती है ईरान के साथ, तो वो बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे उसको, और ये भी खबरें रहीं कि आसिम मुनीर वो अमेरिका की मदद करने के लिए, मदद तो वो इजराइल की भी करेगा लेकिन नाम अमेरिका का लिया जाएगा, वो कुछ ना कुछ ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच लगातार बात भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने अपनी तरफ से यह दावा किया है कि जब अमेरिका इतना खर्चा करके अपना जंगी बेड़ा ईरान के बिल्कुल बाजू में भेज रहा है, तो यह केवल दबाव बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि दबाव डालकर वो ईरान से मनवा क्या लेंगे। ट्रंप ये तो पहले ही कह चुके हैं कि वहां पर अंदर अब फांसी की सजाएं रोक दी गई हैं, अब वहां गोलियां नहीं चल रही हैं। तो उनका मकसद तख्ता पलट करना है, आयतुल्लाह को सत्ता से बेदखल करना है, और ये हमला किए बगैर मुमकिन नहीं है। और इसलिए उनका ये असेसमेंट है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कि 36 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। इतनी बड़ी वेपन्स की डिस्प्ले जो है अमेरिका ने जो की है, F-35 जहाज आ गए हैं, आर्माडा पूरा का पूरा आ गया। वो कह रहा है कि इतना बड़ा आर्माडा से मुराद ये है कि बेरा, ये इतना बड़ा आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ, और उसमें रिफ्यूलिंग जहाज भी हैं, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, हर किस्म के जहाज हैं जो अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ तक उसने ये कहा कि ऐसे जहाज भी हैं कि अगर इनके कोई लीडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वॉर्स के अंदर छुपे हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी नहीं छुपे रहेंगे, उनको भी टेक आउट किया जाएगा। इतनी बड़ी खर्चा करके इतने सारे हथियार ला के यहाँ रख देना, इसका मतलब है अमेरिका कुछ ना कुछ करने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात हो रही है कि अगले 36 घंटे, आई थिंक इसके अंदर आयशा काफी वजन है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि अगले हफ्ते ये फैसला हो जाएगा कि अटैक करनी है कि नहीं करनी है। मेरा ये ख्याल था कि अटैक करेंगे, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम तो नहीं करना चाहते थे, मगर देखिए ईरान ने क्या किया, अब फिर हमें मजबूर हो के हमें ये करना पड़ा। कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन ये करेंगे, फॉल्स फ्लैग जैसे आप कहते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए, और ईरान भी धमकी दे रहा है कि हमारी उंगली भी ट्रिगर पर ही है, बस आप आ जाइए तो हम भी आपके लिए तैयार है। लेकिन सर एक बात तो इनकी बात लॉजिकल लग रही है कि ये इतना सारा तामझाम जो ईरान के आसपास लगाया जा रहा है, मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम चीजें, किस लिए? अगर हमला नहीं करना है तो और दबाव डाल के तो आप उससे कुछ करा नहीं सकते। आप जरा देखिए ना कि इंडो पैसिफिक रीजन से ला करके, और यदि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भूमध्य सागर में, अरब सागर में ला करके खड़ा कर दिया हो, तो स्वाभाविक है जो नजम सेठी कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि भाई इतना खर्च करने, दबाव डालने के लिए तो लाया नहीं गया। एक बड़ी योजना होगी अमेरिका की, और मैंने जो पहले भी कहा था, कहानी कुर्सी में ही हम लोग जिक्र कर रहे थे कि देखिए यदि आपको मानना है कि हम इससे युद्ध करने ही जा रहे हैं, तो आप ये बार बार नहीं करेंगे कि हम अटैक करने वाले हैं। अटैक करने से पहले आपको तैयारी करने में समय लगता है, और उस तैयारी करने में आप एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाते हैं, आप मिसाइल भी तैनात करते हैं, आप काउंटर जिसे हम कहते हैं मिसाइल प्रतिरोधी क्षमता जो है वो भी आप इंस्टॉल करते हैं, जिसके बारे में जिक्र हुआ है कि वो कर दिया है अमेरिका ने। तो अब जाकर के ऐसी स्थिति में वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नहीं सर, फिर मुझे ये बताइए, दुनिया तो ये भी कह रही है कि ईरान में जो बगावत हुई थी, विद्रोह हुआ था अभी, उसमें हजारों लोग मारे गए, वो भी अमेरिका और इजराइल की शह पर हुआ था। स्टारलिंक के सेट्स अंदर कैसे पहुंचाए गए? तो अगर वो अमेरिका प्रायोजित था, तो तैयारी उसके बाद, अब वो दोबारा मोमेंटम कैसे खड़ा होगा वहां? नहीं, देखिए अब मोमेंटम खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, उसको तो एक छोटी सी चीज चाहिए ना। कुछ भी करना हो तो क्या जरूरी है कोई अब तो वो मूवमेंट हो या ना हो। यदि अमेरिका ने तय कर लिया है कि वहां पर हमको जाना ही है, तो फिर हो जाएगा। उनको पता है कि पहले से इजराइल तैयार है, इजराइल तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमको ईरान पर अटैक करना चाहिए। उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पहले अटैक किए थे, अब जाकर उसके मिसाइल इंस्टॉलेशंस को हमको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने प्रतिवार किया था, तो यमन में उसके एयरबेस पर अटैक किया था। अमेरिका और ईरान को बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग करेंगे। आपको लगता है ये युद्ध होगा? ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ये कहना कि सिर्फ वहाँ पे ये असला बारूद भेज देना काफी मतलब दबाव के लिए है, ये तो एक बात है। वैसे तो अगर जो USS अब्राहम लिंकन उन्होंने भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अकेला नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे और जहाज चलते हैं, पनडुब्बियाँ चलती हैं, बहुत कुछ चलता है। लेकिन उन्होंने और तैयारियाँ जो की हैं, उससे ऐसा लगता है कि
ये हमला ज़रूर होगा। उन्होंने जो है एंटी जो मिसाइल बैटरीज हैं वो अलग अलग जगहों पे लगाई हैं। उन्होंने जो इजराइल को सेव करने के लिए अलग अलग अपनी बैटरीज लगाई हैं जो जिससे मिसाइलें रोकी जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ईरान भी उतनी ही तैयारी कर रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, यूक्रेन के पास मिसाइलें कम हो गई तो ईरान ने उसको मिसाइलें भेजी थी। और ये आप जानते हैं रशिया को जी ड्रोन्स भी दिए थे, ड्रोन्स भी दिए थे, बहुत सारी मिसाइलें भी दी थी। और जो चीन और रूस के बीच में जो जिस तरह की दोस्ती है, अब चीन जो है वो और ईरान के बीच में भी दोस्ती है, तो अब चीन जो है वो ईरान को हथियार भेज रहा है। उसी की तस्वीरें चल रही हैं, बहुत सारे हथियार भेज रहा है। ये इसकी बीच में तस्वीरें भी आई थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा हो सकता है। जो अमेरिका है वो वहां पे रिजीम चेंज चाहता है ईरान में। अब वो रिजीम चेंज कैसे होगा? क्या वेनेजुएला जैसा कोई हमला हो सकता है? क्या मानवाधिकार जो खमेनेई हैं उनको मारने की कोशिश हो सकती है, जिसका ईरान ने बोला भी है कि खमेनेई को मारा गया तो हम ओवरऑल मतलब ऑल आउट वॉर करेंगे। उन्होंने कहा खमेनेई कुछ हो गया तो पूरी दुनिया में अमेरिकी हमारे निशाने पे होंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो उनको ये खतरा है कि जो यूएस है वो खमेनेई को मारने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वो बंकर की बात हो रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ट्रंप की करनी का नतीजा एक और जगह क्या हुआ। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते इतने बुरे दौर में पहुंच जाएंगे, अब से शायद 2 महीने पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपको याद है कि ट्रंप ने सत्ता में आते ही, उस वक्त पुराने प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था तुमको कि तुम हमारा 51वां राज्य बन जाओ, कनाडा के लिए ट्रंप ने कहा था। उस वक्त लोगों को बात अटपटी तो लगी लेकिन मजाक में उड़ा दी गई। उसके बाद आपने देखा उन्होंने कनाडा को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां की, इनके ऊपर भी खूब टैरिफ लगाए। थोड़ी देर तक तो, कुछ महीनों तक तो ट्रंप कनाडा के नए प्रधानमंत्री भी मार्क कार्नी, वो सब कुछ इस चीज़ों को सहते रहे, अपमान के घूंट पीते रहे। लेकिन फिर जब उनकी भी बस हो गई तो वो चल दिए चीन और चाइना के साथ एक ट्रेड डील कराया और कहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इस पर ट्रंप ने पहले तो कहा कि ठीक है करने दीजिए व्यापार चीन से, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तो ट्रंप ने कहा, उनको फिर एक बार गवर्नर कहा प्रधानमंत्री की जगह माइक कार्नी को, और कहा कि गवर्नर माइक कार्नी, अगर आपको लगता है कि आप मेरे दरवाजे पर चीन को ले आएंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा, और चीन तो तुमको कनाडा को जिंदा निकल जाएगा, अपने आप को आप समझते क्या हैं। तो ये सारी बातें भी हुई। एक जगह उन्होंने डावोस में ये भी कहा था कि अमेरिका के लिए संभल के बात करना, आइंदा कभी भी करो। कार्नी ने इन सब का एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक नई पॉलिसी अनवेल करते हुए सीधे अपने देश के लोगों के नाम संबोधन में कहा है, बाय कैनेडियन, ज्यादा से ज्यादा मुमकिन आपके लिए जो भी हो कनाडा में बना हुआ उत्पाद ही खरीदिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी, कनाडा की सरकार भी अब ज्यादा से ज्यादा खरीद कनाडा में निर्मित सामान की ही करेगी, फिर चाहे वो स्टील हो चाहे कुछ और चीज। तो ये कह के, जैसे हमारे यहाँ मेक इन इंडिया पर जोर है, उन्होंने मेक इन कनाडा पर जोर कर दिया है और कहा मेक इन कनाडा बाय कैनेडियन। ये उनका जवाब है ट्रंप को। ट्रंप कुछ और करे ना करें, दुनिया के हर देश को स्वावलंबी बनाने में जुटे हुए हैं। गालियां दे के, धुतकार के हर देश अपने आप को मजबूत करने में लगा है। फिलहाल कार्नी ने कदम वापस खींच लिए जो उन्होंने चीन से किया था। कल उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई चीन के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा और भविष्य में भी करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि भाई 100% टैरिफ में लगा दूंगा, उसके डर से कार्नी ने कदम वापस खींच लिया। लेकिन अब कार्नी भी बहुत कनाडा अमेरिका पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और अमेरिका तो अब ट्रंप साहब तो उसको गवर्नर के रूप में बुला रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रोज 15,000 करोड़ का आदान प्रदान होता है व्यापार का, और अगर साल का अगर देखेंगे तो 79 लाख करोड़ का बिजनेस कनाडा और अमेरिका करते हैं। कनाडा हर मामले में अमेरिका पर निर्भर है, तो कार्नी की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को आंखें दिखा दे और फिर वो चीन से व्यवसाय कर ले या कई दूर देश जाके कर ले। इतना निर्भर लंबे समय से कनाडा रहा है, लेकिन अब कनाडा को लग रहा है कि जिस अमेरिका पर निर्भरता रहते हुए हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वही अमेरिका अब हमें निगलने की कोशिश कर रहा है, हमें अपना 51वां प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है। और कनाडा के राष्ट्रपति को भाई वो अब गवर्नर कहकर बुलाने लगे, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिकन फीलिंग भड़क गई है कनाडा में। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे यूरोप के छोटे छोटे देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रंप क्या निर्णय लेंगे, कब हमें धोखा दे देंगे। तो दुनिया के बाकी देश अपने अपने लिए मार्केट देख रहे हैं। कनाडा भी अब बाय मेक इन कनाडा जो है कि जो देश बनती है उसका इस्तेमाल करो, अमेरिका पर निर्भरता कम करो, उस दिशा की ओर मुझे लगता है कि भारत की तरफ आएंगे सर, निश्चित रूप से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कनाडा की मजबूरी है, कनाडा के 80% स्टूडेंट पढ़ने के लिए अब अमेरिका में चले जाते हैं, इतना फ्री है, तो इतने जल्दी आप अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते। भारत के कितने स्टूडेंट कनाडा पढ़ते हैं ये आप अंदाजा लगाते हैं? लाखों स्टूडेंट हर साल कनाडा के यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं भारत के।
ट्रंप को पूरी दुनिया की फिक्र है सिवाय अपने देश की। सारी दुनिया को धमकाते हैं, कभी कनाडा को, कभी ईरान को, कभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को, कभी फ्रांस को, कभी ब्रिटेन को। लेकिन अब उनके अपने देश में उनकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ये जरा सोचें। जो तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से आ रही हैं, लोगों ने कई जगह, तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ये ऐसी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा हुआ था, ये ईरान नहीं है, ये अमेरिका है। ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से पूरा अमेरिका इस वक्त ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसमें आइस, जो इनकी इमिग्रेशन एंड कस्टम फोर्स है, उसने अवैध प्रवासियों को ढूंढने के चक्कर में, इमिग्रेंट्स को ढूंढने के चक्कर में अपने एक नागरिक को गोली मार दी। और ये मिनियापोलिस में ऐसी दूसरी वारदात थी कुछ दिनों के अंदर। 2 लोगों की हत्या सरेआम सैकड़ों की भीड़ के सामने गोली मारकर आइस के एजेंट्स ने कर दी। पहले 37 साल के एलेक्स को पीटते रहे, पेपर स्प्रे किया उसके ऊपर, फिर उसको जमीन पर गिरा दिया और फिर उसको 6 गोलियां मारी। ये सब कुछ हुआ। अब इसको लेकर के अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। जो विरोध अलग अलग शहरों में चल रहा है, लोग जहां भी आइस के एजेंट्स हैं उनके खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम अब ये आइस की एक्टिविटीज अपने शहरों में नहीं चलने देंगे। और तस्वीरें अगर हो, प्रदर्शन की तस्वीरें चलाइएगा जरा। और खासकर ये वारदात चूंकि कैमरे पर हुई है, तो इसीलिए सरकार के पास अपने बचाव के कुछ है नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आइस के एजेंट्स के सामने लोग डटे हुए हैं। तो ये देखकर कौन कह सकता है कि अमेरिका के शहर है? आपको लगेगा कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या ईरान में जैसे प्रदर्शन हो रहे थे वैसे ही हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर बने। हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स विरोध कर रहे हैं इस बात का। हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स से उन्होंने विरोध किया है कि ट्रंप की इस नीति का, कि जिस तरीके से घर में घुस के जबरदस्ती बिना सर्च वारंट के घर में घुसते हैं और लोगों को बंधक बना रहे हैं, मार रहे हो। जिसको मारा है वो तो अमेरिकन नागरिक था, ये वो घुसपैठी भी नहीं था। ये आइस जो एजेंट है, ये फेडरल फोर्स है, मतलब सेंटर की फोर्स है, केंद्र सरकार की, ट्रंप की फोर्स है। और जो लोकल पुलिस है वो खुद आइस के खिलाफ हो गई है। मिनियापोलिस में पुलिस ने बयान दिया कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो, उसके पास एक लाइसेंसी हथियार था। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जब उसको इन आइस के एजेंट्स ने घेरा, इसी तस्वीर में जिस व्यक्ति को मारा है, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मेरे पास हथियार है और लाइसेंसी हथियार है। लेकिन फिर भी इसी शक में कि ये हम पर गोली चला देगा, उसको पुलिस वालों ने गोली मार, ये आइस के एजेंट्स ने गोली मार दी। वहां के मिनियापोलिस के मेयर ने ट्रंप का नाम लेकर के कहा कि ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। I just saw a video of more than 6 masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death. How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? How many more lives need to be lost before this administration realizes that a political and partisan narrative is not as important as American values? How many times must local and national leaders must plead with you, Donald Trump, to end this operation and recognize that this is not creating safety in our city? We have seen these kinds of operations in other places, in other countries, but not here in America. But I think the video speaks for itself. What I can tell you is we have identified this person, 37-year-old white male, resident of the city. The only interaction that we are aware of with law enforcement has been for traffic tickets, and we believe he is a lawful gun owner with a permit to carry. तो ये हो रहा है कुछ, ये सब कुछ अमेरिका के अंदर चल रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें एक बार स्क्रीन पर फिर ले लीजिएगा राकेश जी। ये सब ट्रंप को नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अमेरिका के समाज को बिल्कुल दो फाड़ कर दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे अमेरिका के, लोग कह रहे हैं कि कई लोग तो ये आह्वान कर रहे हैं कि अब आम लोग हथियार लेकर सड़क पर उतरे इनका सामना करने के लिए, आइस के अधिकारियों का सामना करने के लिए। नहीं, सिर्फ समाज ही नहीं, आप देखिए कि सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस के बीच में भी दो फाड़ हो चुका है। स्टेट पुलिस क्या कह रही है कि राजनीतिक हथकंडा बंद करना चाहिए। दूसरा, जो ट्रंप चारों तरफ फ्रंट खोल के चल रहे हैं, तो वो ये चाहते कि इस फ्रंट पे ही आपका ध्यान रहे। अमेरिका के अंदर जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं या जिस तरह का माहौल उन्होंने तैयार करवाया है, उसके अंदर कोई न झांके। इसलिए सारी चर्चा कहाँ चल रही? टैरिफ पे चल रही, ईरान पे चल रही, गाजा पे चल रही, बोर्ड ऑफ पीस पे चल रही। तो अमेरिका की तरफ अब ये अमेरिका पे चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उसके वीडियो आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका के अंदर ही
ट्रंप के सामने एक बड़ा विरोध तैयार हो रहा है और वो विरोध मुझे लगता है आगे चल के ट्रंप के लिए घातक साबित होगा। मैं CNN पर वहाँ के जो रिपोर्टर्स खबर दे रहे थे उसको सुन रहा था, तो ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कैबिनेट के लोगों के साथ बड़ी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है कि ये एंटी इमिग्रेशन जो हमारा मुद्दा था ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है इन घटनाओं की वजह से। नहीं, पर इन्होंने ही तो इसी तरह से जो है अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी स्टेट में जाके कुछ भी कर रहे हैं। इसका विरोध खास तौर से हो रहा है और ये भी विरोध हो रहा है कि ट्रंप किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को जो है तोड़ रहे हैं, किस तरह से आइस जो है वो बिना किसी रोक टोक के इस तरह की हरकतें करती हैं और जो वहाँ पर स्टेट पुलिस है या वहाँ पर जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको दरकिनार करके ये सब कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध है और ऐसे में पूर्व जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन लोगों ने भी इस मामले को उठाया और कहा है कि इस तरह की हरकतें जो है रोकी जानी चाहिए। ऐसे में ट्रंप चाहे भी तो लोग जो है इस तरह की हरकतों को ज़रूर रोकेंगे अमेरिका। जी हाँ, ये देखिए न्यूयॉर्क की भी तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूँ, सड़कों पर उतरी हुई है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट पीस, आइस आउट, ये नारे लग रहे हैं। ट्रंप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने भी कहा है कि इक्का दुक्का घटना ऐसी होती है, जब हम घुसपैठियों को पकड़ने जाएंगे तो एक दो घटना ऐसी होंगी। जॉर्जिया की तस्वीर देखिए आप, हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। नहीं देखना चाहिए। अब देखिए ट्रंप इस तूफान का सामना कैसे करते हैं। आमतौर पर जो उनका रवैया है वो अपनी तरफ आने वाले हर हमले का जवाब उससे ज़्यादा बड़ा हमला करके देते हैं। उनकी बयानबाजियां और तल्ख होने लगती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इस पर कैमरे पर लोगों को गोली मारते हुए लोगों ने, पूरी दुनिया ने खुद देखा है। ट्रंप बड़ी आसानी से इससे होने वाला नुकसान जो है वो बचा नहीं सकते। कहानी कुर्सी की में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया राकेश जी, राहुल जी आपका, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका भी। आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।